ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और आज मैं शो की शुरुआत करूंगा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सलाम करके। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था ये बात बोलने का और आजकल जो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं उसमें मेरा ये जो व्यू है ये और स्ट्रांग हुआ है क्योंकि जो भारतीय रिटेल है अब वो सिर्फ एक साइड फोर्स नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी महाशक्ति नहीं है अब ये वाकई में इंडियन मार्केट की फोर्स नंबर वन है। फोर्स नंबर वन है अब ये इंडियन मार्केट की। और अब समय आ गया है, मैं एक चीज़ बताऊं, अब समय आ गया है कि उसको वो इज्जत मिले जो मिलनी चाहिए। आज की डेट में अगर हमारी मार्केट इतने सारे ग्लोबल क्यूज़, इतने सारे बेकार क्यूज़ को भी सस्टेन कर पाती है तो उसका कारण है इंडियन रिटेल। और मैं ये बात कहूँगा कि इंडियन रिटेल को शायद वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए। मैं नंबर्स बताता हूँ आपको, ये तो सिर्फ DIS के नंबर्स हैं आशीष, उसके अलावा रिटेल जो खुद से मार्केट में पैसा डाल रहा है वो अलग है, उसमें ये शामिल नहीं है। इस महीने ये नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पर, इस महीने FIS ने 33,000 करोड़ की सेलिंग की है और DIS ने उसके सामने 38,000 करोड़ की बाइंग की है। और ये ऐसा नहीं है कि इकलौता महीना जिसमें ऐसा हुआ है, ईयर टू डेट ले लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2024 से जो स्टार्ट हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में FIS ने 1 लाख करोड़ बेचा है, 1.03 लाख करोड़ का माल बेचा है। DIS ने उसके सामने 1.9 लाख करोड़ खरीदा है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ ये तो सिर्फ DIS का पैसा भी हमारा ही है, हमारा आपके हमारे व्यूअर्स का ही है। आप ही लोग डाल रहे हैं ये पैसा, और अलग से जो रिटेल पैसा डाल रहा है वो अलग है, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं कि जितना FIS बेच रहे हैं उतना DIS पूरा का पूरा माल खरीद रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी मार्केट एक टाइम था, ये मार्केट हम आशीष सब मार्केट ट्रैक कर रहे हैं 2003-2004 से ट्रैक कर रहे हैं। हमने वो फेजेस देखे हैं जिसमें अगर FIS कभी छुट्टी पे चले जाते थे या US में कभी कुछ हल्की सी भी गड़बड़ हो जाती थी, हमारी मार्केट 20-20, 30-30% गिर जाती थी। 2003 से 8 की बुल मार्केट जो अब तक की सबसे बड़ी बुल मार्केट रही थी, उसमें भी ऐसे फेजेस आए थे जिसमें मार्केट 20 से 30% गिरता था। क्यों इस मार्केट ने अब इस तरीके से गिरना बंद कर दिया है और क्यों इस मार्केट ने कन्वेंशनल लॉजिक को डिफाई करना शुरू करा है? क्यों अच्छे अच्छे स्टॉक्स महंगे होने के बाद भी चलते रहते हैं? उसका कारण ये है कि जो रिटेल है वो उसको हर रोज़ FII की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। भारतीय बाजार में जो FII की होल्डिंग है वो इस समय करीब करीब ऑलमोस्ट मल्टी ईयर लोज पर आ गई है। मल्टी ईयर लोज पर इस समय FII की होल्डिंग है और जो DII की बाइंग है वो, और जो रिटेल की होल्डिंग वो ऑल टाइम हाई पर है। मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में तो ऑल टाइम हाई पर है ही, परसेंटेज अमाउंट में भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब होगी, ऑल टाइम हाई पर, ठीक है। तो भारतीय मार्केट में अब समय आ गया है कि आप बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो रिटेल को वो रिस्पेक्ट दें जो वो अब तक इंस्टीट्यूशंस को देते हुए आए हैं, ठीक है। FIS को जो रिस्पेक्ट देते आए हैं वो रिटेल को भी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं इसमें बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड का मैनेजमेंट आकर कुछ बोल गया, रिटेल के पास ये हक होना चाहिए कि वो भी उनको सुने। क्यों सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जाके सुने? भाई मार्केट पूरा रिटेल चला रहा है, उसके पास भी उस क्वालिटी की रिसर्च होनी चाहिए, उसके पास भी ये सब रिसर्च होनी चाहिए कि ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। और टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अगर ये जो थोड़े रिलेटिवली छोटे छोटे ब्रोकर्स थे वो इतने बड़े बन गए क्योंकि उन्होंने समझा कि असली पैसा जो है वो यहाँ पर है, असली पैसा यहाँ पर है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे रिटेल को सर्व तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको रिटेल को तवज्जो देनी होगी, उनको क्वालिटी रिसर्च देनी होगी क्योंकि ये ज़रूरी है उनके लिए। देखिए हम लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास भी बियॉन्ड अ पॉइंट ऑन अ डेली बेसिस इतना एक्सेस नहीं होता, इतना न्यूज़ फ्लो नहीं होता, शायद इतनी समझने की शक्ति भी नहीं होती कि हर न्यूज़ को एनालाइज कर सकें या बता सकें। तो ये काम थोड़ा सा अब ब्रोकर्स को करना होगा। एनीवे, एक जो मार्केट में इस समय बहुत शानदार मोमेंटम है। अच्छा आशीष, अब ना इस समय कहना बहुत आसान है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा, वो तो अब तो स्क्रीन बता रही है आपको कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा। एग्जैक्टली, मैं मतलब आई थिंक व्यू आप तब लें जब मार्केट में करेक्शन आए,
एक बार करेक्शन खत्म हो जाए और मार्केट उस पर चल पड़े, उसके बाद तो आज कहना बड़ा आसान है कि अब मार्केट में ऑल टाइम हाई लग जाएगा, ठीक है। क्या ये व्यू आपने तब लिया जब मार्केट गिर रहा था, या तब आपने एक व्यू ये लिया कि लोगों को डरा दिया कि नहीं अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहें? पर प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में जब करेक्शन आती है तब लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते से मेरा मतलब रिटेल नहीं डरता है, रिटेल तो फिर रोज बाय करता है। लोग डर जाते हैं मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्ट डर जाते हैं और वो लोगों को डरा भी देते हैं। तो वो नहीं करना है। बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, इस बड़े ट्रेंड में पॉजिटिव रहें। और मैं तो एक का सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं तो खुद उस दिन जब मेरी और आशीष की बात हुई थी, मैं तो खुद कहा था कि मैं खुद अपना पैसा निफ्टी ETF में डालने वाला भी दिया था कि मैंने डाला, और मैंने डाला भी था उस दिन। और मुझे उसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मतलब पूरा का पूरा डिस्क्लोजर के साथ बोल रहा हूँ मैं। और निफ्टी में तो खैर मेरा निफ्टी ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट हमेशा से रहा है, और जिसको ना मैं कभी छेड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये तो मैंने सोच के रखा है कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी, उनकी जब आगे की कभी बेटियाँ होंगी, उनको गिफ्ट देने के काम आएगा। तो मैं तो उस हिसाब से सोच रहा हूँ। तो खैर एनीवे पॉइंट ये है कि एक होता है आपका ये व्यू कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बने रहें, लेकिन उस व्यू को कब अप्लाई करना है? उस व्यू को अप्लाई तब करना है जब मार्केट गिरे, ये नहीं कि जब मार्केट वापस पूरी रिकवर हो जाए तब। सोच बड़ी करनी चाहिए। मैं सोचा था लंच में क्या मंगाया कितने का पड़ेगा, बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन FII स्मार्ट है, काहे का रिटेल इज किंग। अगर कोई बाजार में सही पड़ा है इतने लंबे समय से तो सिर्फ वही पड़े हैं। और बढ़िया अप्रोच मोटा मोटी आपके सामने है। जो CNBC आवाज ने लेवल्स मेंशन करे थे, उसी की तरफ अग्रसर है भारतीय बाजार। कल 24,700 के ऊपर का 24,700 पे प्रिसाइसली क्लोज मिला हमको। हम पहुंच गए उन जोन्स पे जिसकी चर्चा हो रही थी। पहले 24,800, 25,000 और इवेंचुअली हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी लगाते हुए नजर आएंगे। ये कहानी है। लाइए अब ग्लोब के समीकरण दिखा देता हूं। कल के बढ़िया सेशन के बाद आज फिर से इसलिए कह रहा हूं ऐसा हो रहा है। अच्छे मूव्स, फिर कंसोलिडेशन, फिर मूव्स, इस तरह से बाजार चल रहा है। कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, वैसे कहने के लिए कि हम मजबूत थे। और कल फिर आधे % का उछाल था। आज फिर एक फ्लैट नोट पे शुरुआत करेंगे। गिफ्ट निफ्टी इस तरह के संकेत देता हुआ। ये पिछले 4 दिनों का बाजार का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन, निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। खैर पस्त है गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं। एशिया किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। एशिया दबाव में है, ज्यादातर सारे मार्केट्स एशिया में प्रेशर में है। 1/3 से 1% के बीच सारा एशिया प्रेशर में, ये देखिए। तो उस लिहाज से तो हम आज बेहतर कर रहे हैं। और दरअसल एशिया ज्यादा दबाव में है, अदरवाइज यूएस का हैंडओवर मिला जुला सा था। यूएस में कल हल्की नरमी सा था, 1/4 से 1/3% का दबाव था। और इस समय आज सुबह के फ्यूचर्स जो यूएस के हैं इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट है पर इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एशिया का पेन बढ़ा हुआ है। ऐसे में यूएस से लेकर एशिया क्या मूड है, कैसा माहौल है, हमारे लिए आज हैंडओवर कैसा है? पिछले कई दिनों से हैंडओवर बढ़िया ही रहा है, सपोर्टिव रहे ग्लोबल संकेत। हम फंसे हुए थे, हम अब मूड में आए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे संकेत? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले एशिया का जिक्र कर लेते हैं आप, चूंकि एशिया का आप नाम ले रहे थे। हाँ दबाव में आ रहा है। हाँ, एशिया वीक सिर्फ जापान की वजह से है। जापान का एग्जिम डेटा जो आया है वो फेवरेबल नहीं है। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट घटा है, इम्पोर्ट बढ़ा है। और ये तब है जब उन्होंने करेंसी में जो बदलाव किया उसका असर अभी इसमें शामिल नहीं है। तो आप चूँकि स्ट्रॉन्ग हो रही करेंसी तो इसका असर और दिखेगा आपको। तो जापान की वजह से एशियन मार्केट में थोड़ा सा लालिमा छाई हुई है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या लेना? अपन जब बहाना मारते तब बोलते थे डेवलप्ड मार्केट है इकलौता, उसको छोड़ दीजिए बाकी देखिए। अभी जापान ही टेंशन दे रहा है आपको, ये बेसिक इंडिकेशन है। येन गैरी जब से वो वाला मामला हुआ ना, देखिए इनकी तवज्जो ज्यादा देने लगे हम। वहाँ अभी और रेट हाइक होगी, दिसंबर में एक हाइक फिर होगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि हम मार्केट देखेंगे, काम हो जाएगा फिर करेंगे, लेकिन वो ट्रेंड बन गया क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी उनको प्रॉब्लम दे रहा है। तो आज वाला मार्केट खाली इंस्टेंटली इसलिए थोड़ा सा एशिया नेगेटिव है। लेकिन यूएस में आप देखेंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, वहाँ यहाँ तो इतनी बढ़िया तेज़ी थी, 8 दिन से लगातार तेज़ी बन रही थी। तो कल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ क्योंकि अब आप उस डे के दिन पहुँच रहे हैं जब सिम्पोजियम में आप सुनेंगे आज फेड मिनट्स आएंगे। तो मतलब देखिए इतनी तेज़ी में मार्केट है, 5600 के ऊपर चल रहा था, आज थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे हुआ है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इस साल का मीन है कि 5600 होना चाहिए S&P को। तो इतनी तेज़ी में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, 10-20 पॉइंट ठंडा पड़ता है या लोग रोक देते हैं बाइंग। लेकिन यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है मेरे को अभी, सारे सेक्टर्स में तेज़ी बना हुआ है। और कच्चा तेल और नीचे आया, कल $70 हो गया, कुछ सेंट्स और गिर के नीचे आ गया है। तो सेटअप जैसे हम 2-3 दिन से कह रहे हैं कि ग्लोबल सेटअप बहुत पॉजिटिव है, अब वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक को अपना जैसे कल चला है तो आगे भी चलना चाहिए। तो ग्लोबल क्यूज़ तो पॉजिटिव लेके चलिए आप, एक्स जापान छोड़ दे दो।
और दो थोड़ा सा एशिया पे इम्पैक्ट कर अदरवाइज यूएस से कोई दिक्कत नहीं, जिससे ज़्यादा समीकरण इंपॉर्टेंट हमारे लिए, लेकिन थोड़ा सा हमारी फेरिफेरल हमारे एशियन पीयर्स थोड़े से दिक्कत में आते हुए आज गिफ्ट निफ्टी लेकिन लार्जली फ्लैट ही है। हाँ, इस हफ्ते 2 ग्लोबल इवेंट्स अवेटेड थे। कल से वो जैक्सन होल का सिंपोजियम शुरू होगा, कल से लेकर सैटरडे तक। उसमें फ्राइडे को पॉवेल साहब की स्पीच थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी फेड के मिनट्स आने थे। वो आज शाम को हमारे टाइम के अनुसार 11:30 बजे रात में फेड मिनट्स आ रहे होंगे, पर वो डेटेड आंकड़ा होगा 30-31 जुलाई को जो बैठक हुई थी उसके अपडेट सामने आ रहे होंगे। खैर, ये है ग्लोब में कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत जापान के रिलेटेड इशू, थोड़ी सी निगलिंग वरीज वहां पे, पर अब सेटअप कल बढ़िया मूव्स बने भारतीय बाजारों में। सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक के आज के अप्रोच पे कैसा लग रहा है इस समय सेटअप? 0.5% उछाल था कल। सेटअप ठीक है, मतलब मार्केट में अब हम न्यूट्रल जोन में हैं आशीष, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड, सारे के सारे समीकरण उस हिसाब से हैं। Okay. कल डीआईएस ने फिर बाय किया 2200 करोड़ का और एफआईएस ने फिर सेल किया 1458 करोड़ का। ये नंबर ना जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ये वो वाले नंबर्स हैं फ्रैंकली। 1400, 1500, 2000, 2500 कहने को ये नंबर छोटे लगते हैं, अब छोटे लगते हैं इस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने वो नंबर शुरू में गिना दिया था आपको, किसी ने सोचा होगा कि मतलब अप्रैल टू अगस्त कितना है, 1 लाख करोड़ की सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई। 1 लाख करोड़ क्या होता है? 1 लाख करोड़ मतलब कई इंडेक्स स्टॉक्स का मार्केट कैप होता है। तो उस हिसाब से ये नंबर्स भले आपको छोटे लगते हो, लेकिन ये नंबर्स में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस छुपी है। और इसके लिए अगेन ये सेटअप जब तक इस तरह से चलता रहेगा, मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल एक और चीज़ बात हो रही थी कि अगर कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें डीआईएस तो बाय कर ही रहे हैं, अगर एफआई भी आ गया इस मार्केट में तो क्या होगा? तब मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा मार्केट में, क्योंकि तब मार्केट बबल बना देगा। लेकिन खैर अभी उससे हम दूर हैं थोड़ा सा। अच्छा, एफआईएस को ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम कर सकते हैं आशीष, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मिस कर दिया। एफआईएस के पास एक एडवांटेज ये होता है कि उनके पास ना बहुत चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस है ना। वो कहीं और मार्केट, कभी किसी पेरू की मार्केट में अच्छा उनको मोमेंटम मिल जाता है, किसी इंडोनेशियन मार्केट में, किसी थाईलैंड मार्केट में, कभी क्रिप्टो में अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। हमारे डीआईएस के पास ऑप्शन उनके पास भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग डीआईएस भाई अपने स्टॉक में ही लगाते हैं ना पैसा, इसके लिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है तो हम खरीद रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है, तो ये भी कहना गलत होगा कि डीआईएस गलत पड़े इस मार्केट में। उनके अपने रीजन है जिसकी वजह से वो सेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाय कर रहे हैं उनके सामने। कल इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हुई है थोड़ी सी। एफआईएस ने करीब 2000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर खरीदा और 2300 करोड़ स्टॉक फ्यूचर खरीदा। एफआईएस भी अब ट्रेडर्स बन गए हैं वैसे फ्रैंकली, अगर आप देखें तो एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स के जो नंबर्स हैं वो क्लियरली ज़्यादा इंडिकेटिव हो गए हैं आज की डेट में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, कल बैंक निफ्टी में बाइंग हुई 1700 करोड़ की। बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है। निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, 17 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में 1700 करोड़। अगर बैंक निफ्टी कल का हाई निकाल देगा, बहुत बड़ी रैली आएगी बैंक निफ्टी में। वो जब हम स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। एक दिन की सेलिंग के बाद वापस बाइंग आ गई और वापस अब हम अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें तो कल 8400 लॉन्ग जुड़े हैं आशीष और 18000 शॉर्ट कटे हैं। तो कुल मिलाकर नेट 26000 लॉन्ग ऐड हो गए और कल हम न्यूट्रल जोन में थे। इसके लिए अब आपको टेबल में दिखाई देगा। अब हम वो 26000 लॉन्ग पर हैं। वो 26000 लॉन्ग पूरा का पूरा कल का है, क्योंकि उससे पहले हम एकदम न्यूट्रल थे, 49.97 मतलब 50% ही था। अभी भी इसको न्यूट्रली माना जाएगा वैसे, 52% कभी भी एक दिन में चेंज हो सकता है। कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट का मामला अगर आप देखेंगे तो सिस्टम में तो कल कुछ खास नहीं था, लेकिन पुट लॉन्ग हुए सिस्टम में 1.47, उसके सामने 0.95 लाख पुट शॉर्ट। तो कुल मिलाकर मामला इवन स्टीवन ही है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। इंडिया विक्स गिरना शुरू हुआ और वापस अब उस जोन में आ गया जो न्यूट्रल जोन रहा है हमारा। 3.75% नीचे था 13.75 पर। पुट कॉल रेशियो स्लाइटली ओवरबॉट है, स्लाइटली 1.17 से बढ़कर 1.27 पर आया, लेकिन मार्केट भी चला उस हिसाब से और 1.27 वाला आराम से 1.5 तक जा सकता है एक्सपायरी से पहले। तो इसके लिए सेटअप जो है न्यूट्रल है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। उस तरीके का सेटअप है जिसमें आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेड आराम से ले सकते हैं। ओके। और हाँ, एक और चीज, बैन की बात, एक ऐड हुआ बैन में नैल्को। कल लग रहा था जिस तरीके के नैल्को में मूव्स आ रहे थे कि नैल्को बैन में आ जाएगा, और बाहर हुए बैन से 4 स्टॉक्स कल, चंबल फर्टिलाइजर्स, एनएमडीसी, पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया मार्ट। आई थिंक ये एक लिस्ट है जिस पर आज आप फोकस कर सकते हैं। अमूमन जो स्टॉक्स बैन से बाहर आते हैं वो चलते हैं, इवन अगर चले हुए स्टॉक्स हैं फिर भी चलते हैं। ये मैंने एक रिसेंटली एक फिनोमेनन देखा है, तो इन पर आप नजर रख सकते हैं। अभी भी 16 स्टॉक लेकिन एफएनओ बैन में है। हाँ, 19 कल सुबह थे, आज सुबह 16 एफएनओ कर्व में, 4 बाहर 1 नया अंदर। ये कहानी है सेटअप रिलेटेड। लाइए कल का निफ्टी स्क्रीन पे। कल था मंगलवार का दिन, मंगल सेशन था। आवाज पे कल सुबह भी चर्चा हुई थी, शॉर्ट जाने का तो कोई विकल्प है ही नहीं, सोचने का ही नहीं।
और इनफैक्ट अगर थोड़ी सी पस्त शुरुआत हो रही है, तेजी के साथ भी हो रही है और ठंडी शुरुआत हो रही है, खरीद लीजिएगा। ओपनिंग में वो मौके दिए इस बाजार ने खरीदारी करने के, और अपना पहला रेजिस्टेंस था 24,700 का बैंड। बिल्कुल प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। कल बढ़िया मूव्स को हमने एंजॉय करा। शुरुआत में हिम्मत, जो हमारे साथ लॉन्ग लेके चल रहे थे उन्होंने भी एंजॉय करा, और कल जो बाजार खुलने के बाद जो कहने पे लॉन्ग किए होंगे उन्होंने भी फायदा उठाया। बिल्कुल। अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल एक कन्विक्शन था मार्केट में, कन्विक्शन मेरा आज भी है वैसे मार्केट पर, और अगर फ्लैट खुलेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका होगा मार्केट के लिए। मुझे नहीं लगता कि जापान की मार्केट सिर्फ उसकी वजह से आपको घबराना चाहिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगेन मैं फिर वही बात बोलता हूँ, बाइंग कौन कर रहा है? बाइंग तो रिटेल कर रहा है ना, एफआईआई तो वैसे भी बेच रहा है और बेच देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोर्ट है आपका 24,600 से 24,620, पहला सपोर्ट। सिर्फ मैंने 20 पॉइंट का इसलिए लिया है क्योंकि कल के लोज करीब करीब यहीं पर प्लेस्ड है, और ऑप्शंस भी, जो ऑप्शन राइटर्स है वो भी यहीं पर बैठा है, तो इसके लिए। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,450 से 24,500, जो हमने शो की शुरुआत में भी बात की थी, आपका 10 और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ओपनिंग पर बाय करें अगर हम यहाँ खुल रहे हैं तो। अगर तो गैप अप हो गया तो नहीं बाय करना है, लेकिन अगर यहाँ खुल रहे हैं तो बाय करें। और एड जोन है 24,550 से 24,650 का। आशीष, मेरा ये मानना है कि ये जोन आपको होल्ड करेगा, और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,450 का, ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए भी यही स्टॉप लॉस है, फ्रेश लॉन्ग्स के लिए भी यही स्टॉप लॉस है। मेरा ये मानना है कि ये लेवल जो 20 डे में मार्केट ने निकाला है अब नहीं टूटेगा। उसके ऊपर हम 3 दिन ट्रेड कर चुके हैं, अब वो लेवल आपका सैक्रोसैंक्ट है, वो बचा रहेगा। स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, गलत ट्रेड नहीं है ये। फिर भी हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लॉस में ना हमेशा एक चीज़, कभी भी आपको लॉस हो तो देखें कि आपकी ट्रेड गलत थी या फिर आप अनलक्की थे। इस केस में अगर स्टॉप लॉस लगा तो आप अनलक्की होंगे, ट्रेड गलत नहीं होगी। ये ट्रेड मार्केट में इस समय बाय ऑन डिप्स का ही है, और जोन में बाय करके स्टॉप लॉस लगाने का ट्रेड है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहले 24,750 से 24,850 जो ऑप्शंस का जोन है। 24,850 क्रॉस होना शुरू हुआ तो 25,000 से 25,100 जो ऑल टाइम हाई है। 24,850 से 25,000 के बीच में कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए ये मुझे लग रहा है कि वहाँ तक दिखेगा। स्क्रीन पर जब तक आपको वीकनेस ना दिखे तब तक शॉर्ट नहीं करना है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मार्केट को 10 सेकंड लगते हैं आपकी पूरी 1 घंटे की मेहनत वेस्ट करने में। आप सुबह सुबह तैयारी करते हैं, मैं सुबह 1 घंटा बिताता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ। और कल भी सुबह एक हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड नहीं है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड है। लेकिन कल सुबह सुबह खुलते ही स्क्रीन ने दिखा दिया कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग है, तो कल सुबह सुबह हमने व्यू चेंज किया कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो जाइए। तो ये इस चीज़ को आप समझ के चलिए। स्क्रीन पर अगर वीकनेस देखने लगेगी तो हम इंट्राडे में शॉर्ट टर्म शॉर्ट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो प्रिपरेशन है हमारी वो शॉर्ट की नहीं है। ओके, मन तेजी का ही है, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। निफ्टी बैंक बिल्कुल सही है। कल सुबह ये चर्चा हो रही थी कि इसमें ट्रेड से बचें क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के जंक्शन पे फंसा हुआ है, और उसके बाद खुलने के बाद पहला सौदा जब हर्षदा और आप कर रहे थे तब वो स्पॉट किया गया था। उसके बाद तेजी का कॉल आया था निफ्टी बैंक पे, और आपने वो मोमेंटम एंजॉय करा। आज इसकी वीकली एक्सपायरी का दिन, कल के लेवल्स तो सटीक पड़े और ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आए। निफ्टी बैंक में, अच्छा, निफ्टी बैंक में कॉन्फिडेंस लौटा या कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे अभी भी फंसा हुआ है? नहीं, कॉन्फिडेंस कल 3 बजे लौट गया था, लेकिन 3:30 पे वापस थोड़ा मामला गड़बड़ा गया। 3 बजे हम 51,000 पर थे, वहाँ बंद हो जाते हैं हम, तो कॉन्फिडेंस था पूरा का पूरा। कहने को 50-800 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुशन लेकर नहीं हम बंद हुए। तो इसके लिए आज वैसे भी निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, और कल के आखिरी के आधे घंटे ने डिसअपॉइंट किया। अब आप उसको फिर निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, क्लोजिंग वो नहीं आई जो मैं चाह रहा था कि बैंक निफ्टी में आ जाती। अगर हम 51,000 के ऊपर बंद हो जाते तो बहुत शानदार रहता। एक रिस्क छोटा सा है कि कल का जो बैंक निफ्टी का मूव है वो कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं, आप डायरेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, राइट हैंड साइड पे बैंक निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रख दीजिए आप। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार डे चार्ट में आप लॉन्गर जो टेक्सचर है वो मिस कर जाते हैं। ये देखिए 3 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो जिन लेवल्स पर हम हैं ये बहुत क्रूशल लेवल्स हैं। अभी भी हम लोअर हाईज ही बना रहे हैं बैंक निफ्टी पे। एक हायर हाई बनाने का आप चांस है अगर हम 51,200 के ऊपर बंद हो गए अगर, तो 51,200 के ऊपर। पहली बात तो कल का जो हाई है 51,025, उसको आपको हाई फोर्स के साथ क्रॉस करना है, सबसे ज़रूरी है वो अगर हुआ तो 51,200 के ऊपर अगर आप निकले तो 1000 पॉइंट ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी में भी वो जो 33% की रिट्रेसमेंट है वो 66% जा सकते हैं। ये देखिए, ये महीने का चार्ट, जो 1 महीने का चार्ट था ना, वो बहुत शानदार था, वो एकदम सही बता रहा था आपको। इसके लिए 51,025 और 51,200
इनका क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है फोर्स के साथ। अगर ये होंगे तो फिर 1000 पॉइंट ओपन होंगे, उसके बाद भी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड ही रहेगा वैसे, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स की रेंज क्या है, क्योंकि अब मैंने बोला है कि आज आपको ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करना है। 50,600 से 51,100 ये है आज की ऑप्शन राइटर्स की रेंज। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ये जो ट्रेड में बोल रहा हूँ ये लेवल्स टेंटेटिव हैं। स्क्रीन अगर सजेस्ट करे आपको कि ऐसा हो रहा है तभी वो ट्रेड ओपन होगी। बाय का जोन होगा 50,650 से 50,750। अगेन अगर यहाँ स्टेबिलिटी आ रही होगी तो, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 50,550 का। इंट्राडे के लिए सेल का ट्रेड होगा 50,950 से 51,000 का। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 51,150 का। और एक चीज़, 51,150 के ऊपर अगर निकलने लगे आप तो फिर बिंदास बाय करिए, फिर तो भले आज के ऑप्शंस ले लीजिए आप, क्योंकि फिर वो मार्केट में ट्रेंड डे आएगा। लेकिन अभी तो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी जब स्क्रीन पर अगर ऐसा दिखेगा कुछ तो हम व्यू लेंगे। और एक चीज़, आज मैं सेकेंड हाफ में नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं जो भी अभी व्यू लेके चल रहा हूँ वो सुबह करीब 10:30-11 बजे तक है, उसके बाद उस व्यू को हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हो गया भाई निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच।